क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल पे कोई संजीदा जवाब दें भी ना तो लगता है कि आप मजाक कर रहे हैं। तो इसलिए आप पहले बता दें कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है किसी को कुछ संजीदगी मिल जाए। मुझे तो लगता है कि खुदा की तरफ से एक नई वैक्सीन का जरा थोड़ा सा आपको जलील करने का बहाना है कि पहले थोड़ा कोविड हो जाए, फिर आपकी वैक्सीनेशन भी हो जाए। जहाँ शहबाज शरीफ साहब के पॉइंट बनने होते हैं, मरियम के लोग जो है कुछ उसको इस तरह डिरेल कर देते हैं कि वो आपस में एक नहीं। यानी वो जो होती थी ना मोहल्ले का वो क्लब जिसमें तीन पोटेंशियल जो कप्तान खेल रहे हो, खेलना किसी को भी ना आता हो, और लेकिन वो बाकियों को भी ना खेलने दे, तो इस तरह की सूरत हाल। इमरान खान को सोच समझ के बोलना चाहिए, या जो उनकी स्पीचेस लिखते हैं उन्हीं से स्पीचेस लिखवानी चाहिए। जहाँ पे बीच में थोड़े से सुबह मोटो हुए, उधर से ही गाड़ी जो है वो नीचे उतर गई। फौजिया कहती है कि तुम्हारे दिमाग के वो खाने जहाँ पे सही चीज देखी जा सकती वो काम ही नहीं कर रहे। तो मैंने कहा शुक्र है नहीं कर रहे। तो मुझे, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि वखा के सज्जी मारन खब्बी, करके चोरी कहंदे लब्बी, सारी कौम कर्जे दब्बी, हाजा मिन फजले रब्बी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुश आमदेद। नाजरीन, 2021 का साल अपनी बहुत सी यादें और नकूश छोड़कर रवाना हुआ और नए साल की मुबारकबादों से 2022 का आगाज हो चुका है। आज हम अपने प्रोग्राम में गुज़िश्ता साल के वाक़यात और नए साल से वाबस्ता उम्मीदों पर गुफ्तगू के लिए अपने प्यारे और हर दिल अजीज दोस्त जनाब अरशद भट्टी साहब से गुफ्तगू करेंगे, और ताकि वो अपने आरा से और ख्यालात से आपको आगाह करें और हमें बताएं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का मंजरनामा उनकी नज़र में कैसा है। अस्सलाम वालेकुम अरशद भट्टी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब जैसे कहते हैं कि आपकी खैरियत नेक मतलूब है। आपके साथ बात करना हमेशा बहुत ही खुशगवार तजर्बा होता है और बहुत अच्छा लगता है कि आपसे किसी भी मौजू पर बात करने का जब भी मौका मिले तो उसको ज़ाया ना किया जाए। तो अरशद, आप सबसे पहले तो नए साल के हवाले से कुछ इशार हमारे नाजरीन की नज़र करें ताकि हम गुफ्तगू को ज़रा गैर रस्मी अंदाज से लेकर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे काफी सारे दोस्तों का ख्याल है कि जो आज हम देख रहे हैं ये वो है जो हमने 80s में या 80 में बोया। फिर जियाउल हक साहब भी आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले भुट्टो साहब ने भी ये सारा कुछ शुरू किया था कि मजहब जो है वो उसको दिखावे के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, और अपनी अंदर की ततहीर या अपनी अंदर की जो परगेशन या प्यूरिफिकेशन उसके लिए कम इस्तेमाल किया जाए। यानी उसका जो सत जड़ा है उन्होंने परे रख दो ते जड़ा माल्टा विखाते फिरो। सो उस पे एक चार लाइनें हैं, और वो जो पूरा यानी 2021 है उस पे ये मतलब लिखी गई कैसे हम कह लें, और पंजाबी में है तो आप उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में उन लोगों को कर दें जिनको अभी तक पंजाबी समझ नहीं आती। मेरा ख्याल है पंजाबी सबकी समझ में आ जाती है। आप शुरू सो करें। ये है कि वखा के सज्जी मारन खब्बी, करके चोरी कहंदे लब्बी, सारी कौम कर्जे दब्बी, हाजा मिन फजले रब्बी। 2 साल से तो पूरी दुनिया जो है वो कोरोना की जद में थी। गुज़िश्ता साल में वैक्सीन की वजह से इस मर्ज पे काबू पाया गया, लेकिन साल के आखिर में एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है वो हर तरफ नज़र आना शुरू हो गया, और ये इम्कान गालिब है कि एक नई लहर आ रही है जिसमें ज़्यादा लोग मुतासर होंगे। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना जो है अब कब तक किसके साथ साथ रहेगा और इससे कैसे निपटा जा सकता है? इस पे मैं दो तीन बातें कहूंगा। एक तो ये कि जो थोड़ी संजीदा बात है कि जिस तरह डेल्टा आया था या पहला वाला जो ओरिजिनल था कोविड, तो उसके बाद इसकी जो वेरिएंट्स आए हैं अभी खासतौर पे ओमिक्रॉन, उसकी जो इंटेंसिटी है या शिद्दत है, या जिस तरह वो कहते हैं ना कि अगर चुंडी बढ़ता है तो वो चुंडी नहीं लगती, वो कम हो गई है। लेकिन ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी या फैलता बहुत तेजी से है। तो दूसरे लफ्जों में मतलब दो तीन छींकों की मार है कि जब आता है तो इसका एक, लेकिन इसका जो एक दूसरा फायदा नजर आ रहा है या बताया जा रहा है वो ये है कि इससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं लगी या जिनको नहीं लगी, तो एटलीस्ट ये एक, मुझे तो लगता है कि खुदा की तरफ से एक नई वैक्सीन का जरा थोड़ा सा आपको जलील करने का बहाना है कि पहले थोड़ा कोविड हो जाए, फिर आपकी वैक्सीनेशन भी हो जाए। अच्छा, दूसरा मुझे
याद ऐसे ही आ रहा था कि आपको पता है जब आप अपने अंदर आप मज़ाह बहुत एक्सरसाइज करें और अपने आप को भी अम्यूज करें, तो जैसे सियासी सुनामी आई थी चंद साल पहले, तो ये कोविड की भी सुनामी आई हुई है पाकिस्तान में और इंडिया में और इन इलाकों में। तो उसमें एक फायदा ये हो रहा है कि जहाँ पे वैक्सीनेशन कम थी कि हर्ड इम्यूनिटी मुझे लगता है हो गई है। वरना पाकिस्तान में मतलब अभी भी लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं या जिनको और इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं या जिन्होंने बहुत ज्यादा वो डोज ले ली हो इन्फेक्शन की। तो मुझे अच्छा दूसरी बात ये है कि आपको पता है मैं नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी को भी ऐसे देखता रहता हूँ कि हो सकता है ये भी सच होगा। तो वो एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं कि जी एंड अप्रैल तक ये चीज खत्म हो जाएगी, यानी काबू में आ जाएगी, और उसके बाद इन्फ्लुएंजा की तरह चलेगी कि किसी को जुकाम, अभी तो ये ना कि किसी को कोरोना तो उसे कहते हैं कि अपने घर रहे या हमारे घर ना, तो फिर उसको कहेंगे यार वो कॉर्नर वाली कुर्सी में बैठ जा जरा, ये रुमाल ले ला और उधर अपना जो है ना तुम इससे डील करो। सियासत का जो मंजरनामा है उसमें पिछले साल बहुत उतार चढ़ाव नजर आए हैं और उसमें नजर आ रहा है कि अब शायद अवामी राय भी तब्दील होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत अब किस हद तक मुस्तहकम है, अपना जो टेन्योर है ये पूरा करेगी, अपने वादे पूरे करेगी? आपको गुज़िश्ता साल की को देखते हुए अगला साल कैसा नजर आ रहा है? अच्छा, पहले तो इस पे मैं दो मज़ाहिया चीजें आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद फिर संजीदा सा कोई अगर जवाब बन पाया तो दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल पे कोई संजीदा जवाब दें भी ना तो लगता है कि आप मजाक कर रहे हैं। तो इसलिए आप पहले बता दें कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है किसी को कुछ संजीदगी मिल जाए। अच्छा, एक ना यही एस्ट्रोलॉजी की मैं बात कर रहा था, तो उसमें एक वर्ड यूज करते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। वो ये होती है कि वो लग रहा है कि ये सितारा या ये प्लेनेट जो है ना ये पीछे को जा रहा है, हालांकि वो जाप जा रहा आगे को रहा होता है। तो एक तो मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पूरी पाकिस्तान जो है ना ये एपरेंट रेट्रोग्रेड मोशन में है कि बाकी इस यानी उस सिस्टम की बाकी बॉडीज है, مثلا श्रीलंका है या बांग्लादेश है, अगर उनकी इकोनॉमी देखें या बाकी जगहों पे जो थोड़ा बहुत सुकून है, तो हमारे वो बिल्कुल हम लगता है उल्टी समझ में जा रहे हैं। अच्छा, एक तो ये, दूसरी बात है कि ये जो मुस्तहकम होने का ख्याल था ना, ये एक स्टेटमेंट ज्यादा थी शुरू में भी, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी के मसले हों, और इकोनॉमी के मसले सिम्टम्स होती हैं सोसाइटी के मसलों की, और जो इंस्टीट्यूशन या अदारे जो काम नहीं कर रहे होते, तो वो हम सिम्टम्स को जब उस पे मरहम लगाते रहते हैं, हम कॉजेज की तरफ नहीं जाते। तो इसलिए ये इस्तेहकाम जो था ना ये ऐसे ही था, ये यानी स्टेटमेंट थी या समझे कि आईएसपीआर का ट्वीट था, लेकिन ये असल में इस्तेहकाम कहीं था नहीं। अच्छा, अब ये हुकूमत जो है कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, इसमें तो वही मुझे इनका अपना ही गाना याद आ रहा था कि रोक सको तो रोक लो। यानी अब ये जीप है जो चढ़ रही थी, आपको पता है ना कभी पुराने दौर में मरी पे जाते थे तो वो ब्रेकें भी सीधी हो जाती थी और गाड़ी पीछे को आ रही होती थी और उसे कोई नहीं रोक सकता था जब तक कि पीछे को पत्थर ना आ जाता। तो इसका ये सूरत हाल है। लेकिन ये अगर बची तो इस वजह से बचेगी कि जनरल बाजवा जो हैं वो अभी कहें कि नहीं हमने इनको टर्म पूरी करवानी है। जैसे याद है आपको असद जरदारी साहब ने 2008 वाली में कहा था कि टर्म जरूर पूरी करनी है चाहे कुछ बचे ना बचे इस मुल्क का। तो उसमें ये है कि अब बाजवा साहब कहें कि जी टर्म जरूर इनकी पूरी करवानी है। एक चीज, दूसरी है कि अपोजिशन जो है ना वो आपस में बहुत डिवाइडेड है, खास तौर पे मुस्लिम लीग जो है वो आपस में बहुत डिवाइडेड है। मतलब मुस्लिम लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं, मरियम कुछ कह रही है, शहबाज शरीफ कुछ कह रहे हैं। जहाँ शहबाज शरीफ साहब के पॉइंट बनने होते हैं, मरियम के लोग जो है कुछ उसको इस तरह डिरेल कर देते हैं कि वो आपस में एक नहीं। यानी वो जो होती थी ना मोहल्ले का वो क्लब जिसमें तीन पोटेंशियल जो कप्तान खेल रहे हो, खेलना किसी को भी ना आता हो और लेकिन वो बाकियों को भी ना खेलने दे, तो इस तरह की सूरत हाल है। तो अगर मुस्लिम लीग जो और पीपल्स पार्टी खासतौर पे थोड़ा सा, अब तो खैर जेयूआई जो है वो भी एक यानी कि खासतौर पे केपी में जो उनके वो हुए हैं, तो ये एक जो मोमेंटम 1.5-2 साल पहले पकड़ा था, जो ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से भी काफी इम्पैक्ट हुआ है, यानी तहरीकें या मोबिलाइजेशन जो है वबा के दिनों में तो उसकी अपनी डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा फोर्स साइट के साथ चलते तो ये कुछ इसी हुकूमत को कामयाब करने में मदद दे सकते थे। इसलिए कि देखें ये हुकूमत जब जाएगी जैसे भी जाती है, तो इसका जो छोट जो यानी सारा मेस होगा तो वो तो नेक्स्ट आने वालों ने क्रिएट करना है ना। तो अगर मैं मेरी पार्टी या पीपल्स पार्टी समझती है या मुस्लिम लीग समझती है कि उन्होंने नेक्स्ट आना है, तो थोड़ी सी वो हेल्प कर देना तो उनका अपना ही फायदा होगा कि मेस कम होगा। जी, ये जो यहाँ तक ये बात है कि इनको दोबारा वोट मिलेंगे और इनकम्बेंसी सिंड्रोम नहीं होगा, तो वो आई डोंट थिंक ऐसा होगा। सो लेकिन अच्छा है कि साड़ियाँ रीझां पूरी हो गया कि खान साहबान के तो तनकीद करने के देख लिया की कर
आपको लगता है कि कुछ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए जगह बनेगी और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है अब उनको मिलने के मौके मौजूद होंगे? मेरा ख़्याल है असल में मैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और भाई फ़ौज़िया कहती है कि तुम्हारे दिमाग के वो खाने जहाँ पे सही चीज़ देखी जा सकती है वो काम ही नहीं कर रहे। तो मैंने कहा शुक्र है नहीं कर रहे तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अच्छा अब इसमें पीपल्स पार्टी का ये है कि मिस्टर गिलानी साहब के जिस तरह का सेनेट में यानी इस्लामाबाद की सीट से इलेक्शन करवाया, लेकिन फिर चेयरमैन सेनेट पे वो सारा तितर-बितर होगी सारी चीज़। कि हमें तो लगता था कि भई ये हो गया तो अब वो भी हो जाएगा और हो जाना चाहिए था उस वक़्त न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो थी। लेकिन अब उसमें फरिश्ते तीसरा ये कि पहले हम सोचते थे कि फरिश्ते भी आके वोट डालते हैं या फरिश्तों का रोल होता है। तो अब वो फरिश्ते जो है वो वर्चुअल यानी वर्क फ्रॉम होम करते ही सब कुछ कर लेते हैं। कि उधर कैमरे लगे होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई कौन क्या कर रहा है और उसको फिर टेक्स्ट मैसेज आता है या कॉल जाती है कि तुमने जो कल एग्री किया था वो तो नहीं किया। तो ये एक जो हमारी जो खाकी पार्टी है, असल में उसको थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है। यानी इस पे एक लतीफ़ा है जो आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा, हमारे प्रोफ़ेसर थे हैं बल्कि लम्स में आजकल पढ़ाते हैं डॉक्टर वसीम। तो उन्होंने एक हमें उसमें सुनाया था कि एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है कि भाई तुम जंगल में हो और बिल्कुल अंधेरा और कुछ सुनाई नहीं देता और तुम्हें कुछ पता नहीं किधर जाना है और थोड़ी-सी बिजली चमकती है तो आगे एकदम तुम्हें लगता है शेर खड़ा है तो तुम क्या करोगे? वो कहता है कि फिर तो शेर नहीं करना है, मैंने क्या कर लिया। बात ये है कि अब ये फ़ौज पाकिस्तान फ़ौज जो है, अब काफ़ी हद तक इसने करना है और उसने नहीं पता क्या करना है क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न है। मसलन अब बाजवा साहब ख़ास तौर पे जब कोई चीफ़ अपनी एक्सटेंशन ले लेता है ना, तो वो प्रोफ़ेशनलिज़्म यानी वो जो एक उसकी एक होती है ना, यानी वो समझे कि फिर कोरोना का वेरिएंट बन जाता है कि ट्रांसमिसिबल होता है, लेकिन वो शिद्दत वो ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। तो यही चीज़ है, अब सोच रहे हैं कि वो शायद एक और भी ले लें एक्सटेंशन या जो भी है। तो मेरा ख़्याल है कि एक तो ये फ़ौज को खुद सोचना कि ये एक्सटेंशन वाले मसले से उन्हें निकलना चाहिए, वरना वो भी जुडिशरी की तरह हो जाएँगे। और दूसरी बात ये है कि जो सियासी मतलब असल में गुफ्तगू जो है या डायलॉग जो है या ये एक अच्छा भी एक नेशनल कंसर्न है और इसको हम कैसे करें, तो ये करना है। लेकिन आखिरी बात मेरी ये है कि इसका ये इकल्ले बंदे का काम नहीं रह गया। आई मीन कोई एक पार्टी वो और खाकी पार्टी को मैं पार्टी समझता हूँ, यानी पाक फौज भी अकेले कुछ नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ तो बेचारी अब वो तो अपने आप को ही संभाल ले, बड़ी बात है। यानी वो कहते हैं ना लास्ट माइल का सक्सेसफुली रन कर ले। पीपल्स पार्टी का ये है कि अब चूंकि मैं मेरा बायस पॉजिटिव बायस उनके लिए मैं मतलब सपोर्टर और वोटर हूँ, तो वो फिर उनके बारे में कुछ कहते मतलब सच भी हो तो बंदा कहता है कि नहीं ऑफ द कैमरा ही कहे। मुस्लिम लीग ऑफ कोर्स लाइक उसकी बहुत ज्यादा अभी भी ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी है। मियाँ साहब की वो जो करिश्मा समझ रहे हैं वो भी है, लेकिन वो जो मरियम नवाज शरीफ मेरा ख्याल है वो एक उसको जो कहते हैं ना कि वो रेट्रोग्रेड का कॉज कर रही है विद इन मुस्लिम लीग। अगर वो एक साल के लिए आराम से अपनी जो बच्चे की शादी की है उसका अगर बच्चा होता है तो उसकी नानी बन के उसकी परवरिश करे, तो बाकी अपोजिशन शायद उस दौरान में। और ये मैं कोई जेंडर बायस वो बात नहीं कर रहा, मेरा ये ख्याल है कि उनकी जो गेम है ना, उनके पास अभी देखें बहुत वक्त पड़ा है कि तो वो शहबाज शरीफ को अभी करने दें क्योंकि शहबाज शरीफ का बहरहाल तजर्बा है। और दूसरी बात है कि ये वही कजन फाइट हो रही है कि ये जो विरासत है बादशाह की अब वो चाचे की नस्ल में ना चली जाए। वही उनको कहें आप पंजाब लिए रखें, हम फेडरल लिए रखेंगे। सो ये जो यानी अंदर में जो मियाँ साहब के बच्चों में आपस में इत्तेफाक था, यानी नाम भी उनका वैसे इत्तेफाक मिल्स था, लेकिन जो इत्तेफाक था वो अब वो नहीं रहा। तो बिलावल भुट्टो जो है उसकी पॉलिटिक्स अब किस लाइन पे नजर आती है आपको? उसकी स्पेस कुछ होगी पंजाब में भी? देखिए ये उम्मीद जो है पिछले 45 साल से लेके लोग चल रहे हैं और कुछ लोगों ने तो ये उम्मीद छोड़ दी है और मैं भी शायद उन्हीं में हूँ। मेरा ख्याल है कि पंजाब में सिर्फ राइट वर्सेस अनदर टाइप ऑफ राइट, जो लेफ्ट प्रोग्रेसिव है उसकी कोई इतनी गुंजाइश रही नहीं। और उसकी काफ़ी सारी वजह हैं जिस पे हम फिर एक तो बहुत बड़ी वजह तो मज़हब और ये सारी चीज़ें और दूसरी वजह ये है कि अब पाकिस्तान आर्मी यानी खाकी पार्टी का भी ज़्यादा कैचमेंट एरिया तो ये पंजाब ही है। अच्छा दूसरे जो सूबे हैं वो अलग खड़े हैं, यानी आप इंटरनेशनल रिलेशन पे ले लें, कश्मीर इशू पे ले लें, इंडिया पाक रिलेशन पे ले लें, उनको क्या इससे कुछ नहीं। लेकिन ये जो एक बेरोजगारी, ये जो एक अफरा तफरी, ये जो एक बाकी सब चीजें हैं ना, और फिर उसके बाद एक और चीज हुई है कि जो 80s में या 70s में जो पॉलिटिक्स थी और किसी हद तक 90s में कि जो लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते थे, जिनको जिनकी यहाँ पे सोशल कनेक्शन भी होते थे और पॉलिटिकल एक इन्वेस्टमेंट भी होती थी अपने ताल्लुकात की सूरत में, लोगों के मसले हल करने की सूरत में। अब वो जो है ना सियासी कानकुनी आ गई है
कि कानकुनी का मतलब ये जो कोयले की कानकुनी या हीरों की कानकुनी होती है, कोई कहीं से कहीं और भेज दिया जाता है और वहां से वो इलेक्शन लड़ लेता है क्योंकि वो पार्टी का एक हुक्म होता है। तो ये पहले भी होता था, भुट्टो साहब ने 4-5 जगहों से इलेक्शन लड़े, लेकिन वो फिर होता था कि अभी वो इलेक्शन लड़ने का एक होता था कि अभी ये लीडर जो हर जगह पॉपुलर है, फिर उन्होंने सीट तो एक रखनी होती थी और फिर वहीं से कुछ लोग आते थे। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो रूटेड लोग हैं कम्युनिटी में, वो इतना ज्यादा पॉलिटिकल वॉइस भी उनकी नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज में रोल भी नहीं है। तो जो जो सियासी कारकुन है, जो एडवाइजर्स टाइप है, आप देखें ना, अगर पीटीआई के इस वक्त हुकूमत में अगर कोई 40 लोग हैं जो ज्यादा यानी बोलते हैं या जिनको हम सुनते हैं, तो उसमें 10 को ऐसे होंगे जो इलेक्टेड हैं और जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, बाकी सारे तो इधर उधर से आए हुए हैं। तो ये ठीक। वही, इससे मुझे याद था कि जो पाकिस्तान जब बना तो पहले कई साल इलेक्शन इसलिए नहीं करवाए गए कि वो सारी जो पॉलिटिकल एलीट थी उनकी तो लोकल, कोई उनको तो लोकल काउंसिलर नहीं इलेक्ट हो सकते थे, क्योंकि तो यही यही बात है कि ये जो बड़े बड़े एडवाइजर बन जाते हैं तो ये लोकल काउंसिलर इलेक्ट नहीं हो सकते। तो फिर पार्टी के अंदर भी उनकी उतनी की इज्जत होती है, ठीक है तुम ये ऑफिस होल्ड कर रहे हो तो हम तुम्हें सुन रहे हैं, तुम खान साहब के पास हो, या इस तरह जिस तरह नवाज शरीफ भी इससे कोई मुबर्रा नहीं थे, वो भी यानी दो ब्यूरोक्रेसी से और एडवाइजर से काम चलाते थे। और शहबाज शरीफ, सो ये जो एक मसला है ना कि जब आप जमहूरियत का नाम ले रहे होते हैं लेकिन आप जो जेन्युइन लीडर्स हैं या कम्युनिटी लीडर्स हैं, तो उनको आप मौका नहीं देते डिसीजन मेकिंग का, और क्योंकि वो ज्यादा अकाउंटेबल तो होते हैं, उन्हें होता है कि हमने ठीक काम ना किया तो हमें तो इलेक्ट नहीं करेंगे। एडवाइजर नो किया जेदा एडवाइजर है, कल दूसरा बन जाएगा। और ये तो होता है कि जो एडवाइजर बुरा हो वो अगला भी उसको ले लेता है कि अच्छा अब तुम शायद अच्छा कर लो। ये जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, इसकी बहुत डायमेंशन है। एक तरफ ग्रे लिस्ट से, FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान अभी तक नहीं निकल सका, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी जिस पे काबू पाया गया था, उसकी भी लहर जो है वो लगता है कि दोबारा से नई लहर आ गई है, और सूरत हाल कोई इन्वेस्टर्स के लिए या मुआशी मंसूबों के लिए इतनी मुवाफिक नहीं है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि क्या गलतियां सरजद हुई हैं और आगे हमें इनको किन गलतियों का तदारक करने की ज़रूरत है? अच्छा, उसमें थोड़ी सी मैं पहले एक अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इसमें कि आई थिंक देयर आर थिंग्स बिहाइंड थिंग्स। और एक तो ये कि जब से हम ये चाइना वाला हमारा यानी ये जो सारा वन रोड प्रोजेक्ट जो बन रहा है ना, तो जब से यानी चाइना को हमने कह दिया कि हाँ इधर आए, तो अमेरिका और बाकी लोग बहुत उससे खुश नहीं है। तो दूसरा ये कि मुनीर नियाजी साहब के बकौल कुछ ऊंज भी रामा औखियां सन कुछ सानों में शौक भी सी। सो बेसिकली एक तो हालात इंटरनेशनली ऐसे थे, दूसरा है कि हम भी मतलब कम नहीं है, तो हमने सब कुछ तो किया हुआ है। अच्छा, अब FATF में मेरा ख्याल है कि हम रहना चाहते हैं, ये दिस इज द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। उसकी वजह ये है कि हम अगर उसमें रहते हैं तो हम चीन के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और बाकी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जब किसी भी सिक्योरिटी रिलेटेड स्केयर की होती है, यानी स्केयर होता है कि भाई ये हम लिस्ट में है, तो जो आर्मी है उसकी नेशनल डिसीजन मेकिंग में एक सेंट्रल रोल रहता है। और आर्मी अब हमारे पास माशाल्लाह इतनी बड़ी है कि हम अगर वैसे, ये थोड़ा मजाक भी है लेकिन ये एक फूड फॉर थॉट भी है कि हमारी आर्मी पूरी इतनी अच्छी और इतनी काबिल है कि पूरे साउथ एशिया का दफा हम कर सकते हैं, क्योंकि आधे साउथ एशिया को तो हमें से खतरा है। तो अगर हम कहेंगे कि भाई हम आपका दफा कर देंगे, वो कहेंगे बिस्मिल्लाह। तो जिस तरह यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस होती है, तो मेरा ख्याल है हमें इंडिया की और बाकी लोगों के भी पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। ना हैविंग सेड दैट, जब आप यानी जिस चीज की आपके पास ज्यादा प्रोडक्शन होती है ना, तो आप वही बेचने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास डिफेंस, सिक्योरिटी और ये सब चीजें हैं, तो FATF में हम इसलिए भी रहना चाहते हैं कि हम रेलिवेंट रहें, हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे रेलिवेंट रहें। अब यहाँ बात आ जाती है कि FATF से हम इसलिए दाखिल हुए कि हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज फ्लॉड थी या फेल्ड हुई। तो हम उस आइंस्टाइन के बकौल कि जिन वजहों से हमने ये मसला पैदा किया है, उन्हीं अज्जा से तो हम इसको हल तो नहीं कर सकते। तो इसका हल जो है वो तो सियासी लीडरशिप करेगी। अब सियासी लीडरशिप वो आपस में ही अड्डा खड्डा खेल रही है। तो अब तो इसका मतलब है कि यानी हम बात कर रहे हैं 2022 की, तो 2022 में तो कम से कम है हमें पाकिस्तान को FATF से नहीं निकलता देखता। हाउएवर अगेन FATF और इसकी जो सारी इम्प्लीमेंटेशन है, और अफगानिस्तान में जब जो तालिबान आ गए हैं, तो इसकी वजह से उसका भी यानी एक समझे कि नया वेरिएंट आ गया है जो इतना शदीद नहीं है। FATF भी वाले थोड़े से अब हाथ थोड़ा रख रहे हैं। और प्लस ये है कि कोविड की वजह से भी
हम भी यानी वो हम का मतलब है कि बाकी लोग जो जिनकी वजह से हम एफएटीएफ में गए वो भी इतना खुल के खेल नहीं खेल सकते। बहरहाल वबा के अपने डायनामिक्स होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो चीन वाला एलिमेंट है वो भी बहुत हद तक उसकी वजह से भी हम एफएटीएफ में। आपको ये लगता है कि सी पैक के मंसूबे वापस दोबारा उनको चलाया जा सकेगा और ये मंसूबे बहाल हो सकेंगे? हाँ, मेरा ख्याल है एक तो ये कि चीन आप देखते हैं ना मतलब जो सी पैक के मंसूबे हैं उनके पीछे चीन की प्लानिंग है और चीन की एग्जीक्यूशन भी है। हमने तो उसमें जो भी असिस्ट करना है ना, तो आप अगर देखें कि चीन की जो मैनेजमेंट है ऑफ डिलीवरी ऑफ थिंग्स, अगर ब्रिज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, रोड बनानी है या कुछ चीज भी बनानी है तो वो कर गुजरते हैं क्योंकि उनके पास लेबर और बाकी सारे डायनामिक्स भी ऐसे हैं। तो एक तो ये कि ये जो चीज हो रही है, बस गिर गई थी या उसमें जो भी अगर कोई किसी ने एक्ट ऑफ टेररिज्म था या जो भी चीजें, तो ऑफ कोर्स देयर आर पीपल, और वो लोग जरूरी नहीं कि अमेरिका उनके पीछे हो, अंदर से ही लोग सो मोटो बहुत है हमारे कि वो वेले बैठे होते हैं, कहते हैं अच्छा चलो यही कर देते हैं। तो लेकिन ये कि चूंकि एक चीज पे बहरहाल हम सब इन अ वे एक पेज पे हैं कि आर्मी भी ये चाहती है और सिविलियन गवर्नमेंट्स भी ये चाहती हैं और अपोजिशन वाली सारे चाहते हैं, क्योंकि आपको पता हो क्या बैदर सासफ जरदारी या नवाज शरीफ लोग ये सारे ही ये चीन वाले मसले पे हम ऐसे ही इकट्ठे हैं जैसे एटम बम वाले मसले पे थे। तो ये समझें कि ये जो सी पैक है ये ऐसे ही होगा जैसे एटम बम हो गया, मतलब लोग नहीं पसंद करेंगे लेकिन हम बना जाए। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पर तो काफी हद तक काबू पाया जा चुका था, लेकिन पाकिस्तान अभी तक बदस्तूर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट पे मौजूद है और इसमें मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की मईशत पे बहुत दबाव बढ़ चुका है। तो आपको क्या ये लगता है कि दहशतगर्दी और मईशत और जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं इन सब को बेहतर सिमत में लेके जाने का मौका मिलेगा और पाकिस्तान अपने बहुत सारे इससे जुड़े हुए मसाइल को हल करने में कामयाब होगा? इस पे मैं एक बहुत ही ना वो कहते हैं ना कि ब्लैक ह्यूमर जिसे कहते हैं, उस जोक से शुरू करता हूँ कि एक साहब थे जिनको बहुत ज्यादा शुगर हो गई, तो पहले एक टांग कट गई, दूसरी बाजू कट गए। अब उसने डॉक्टर से पूछा अब कुछ बेहतरी की उम्मीद है? तो उसने कहा कि अब कटने को तो कुछ रह नहीं गया। तो एक तो ये कि मतलब जितने डिसिडेंट वॉइसेस थी या जितने सहाफी दुखते थे उनका इन्होंने मक्कू ठप दिया है। मतलब हमद मीर को कहा कि तुम अब यूट्यूब चैनल करो या टिकटॉक पे कर लो कुछ, और बाकी लोगों को मतलब अफसार को जाहिर है कि मारने की कोशिश की गई। और सो बेसिकली ये सूरत इसलिए बेहतर होगी, इसलिए नहीं कि रियासत या अदारे या हमारे जो हसास अदारे हैं वो बेहतर हो गए, इसलिए कि सहाफ़ी और इंसानी हकूक पे काम करने वाले ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं और उनको पता है कि उनकी जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो प्राइवेट गुड है, उन्होंने खुद उसका करना है जो भी करना है। और बहुत सारे लोग तो इधर-उधर तितर-बितर हो गए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब इस पे एक छोटा जोक मुझे ये आ रहा था कि अभी इमरान की हुकूमत को अगर कुछ होता है, तो अब इंसानी हकूक को लोग भूल जाएँगे और इमरानी हकूक की तहरीक चलेगी। और फिर अगेन इसमें जो डायनामिक्स हैं वबा के। अच्छा, ये जो पेंडेमिक है उसमें एक और चीज ये हुई कि व्यूअरशिप का जो पर यूनिट टाइम है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, कि लोगों के पास या तो जॉब्स नहीं थी पाकिस्तान में या वर्क फ्रॉम होम था। और फिर ये कि वबा पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही तो हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। स्क्रीन टाइम बढ़ने का मतलब ये है कि हमारी स्क्रीन की कंजम्पशन अगर बढ़ी है तो इसी तरह उसके कंटेंट की प्रोडक्शन भी बहुत बड़ी होगी करस्पॉन्डिंगली। तो इसलिए यानी ये एक दूसरा नेचुरल ट्रेंड भी मुझे इसलिए लगता है कि बहुत सारे लोग जो है टीवी इतना शायद नहीं देखते थे लेकिन अब यूट्यूब ज्यादा देख लेते हैं। और फिर जिस तरह अब तलत हुसैन हमारे दोस्त हैं उनको देखते हैं कि जो 40-40 या 50-50 मिनट या डेढ़-डेढ़ घंटे के प्रोग्राम करते थे अब वो 10 मिनट पे आ गए। तो जैसे मैंने भी 5 मिनट शुरू किया था, बात तो 5 मिनट में हो जाती है, बाकी आप लोगों का वक्त जाया कर रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि अगला वक्फा आए और उसमें कुछ इश्तेहार चले। अब इश्तेहार भी जो है वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे उतने नहीं आते, क्योंकि जो इश्तेहार जो है वो सारे जब मसलन अगर ये सोशल मीडिया पे चलाएं तो इसकी कॉस्ट कम है और ज्यादा टारगेटेड वो इश्तेहार चलते हैं। तो ये सारी फिर पैसे की गेम हो जाती है कि ये सब जो चीजें चेंज हो रही हैं, एक तरफ तो ऑफ कोर्स यानी साइलेंसिंग ऑफ द वॉइसेस हो रही है, दूसरी तरफ ये कि और चीजें जो स्क्वीज आउट यानी एक जगह से आप चीज को दबाएंगे तो वो गुब्बारे की हवा किसी और तरफ जानी है, तो वो और जो वॉइड था जो और जगह निकल रही हैं, तो वो एक किस्म की नेचुरल लगता है कि नेचुरली ये चीजें हो रही हैं कि यूट्यूब वगैरह पे या लोगों के अपने जो चैनल हैं वो सब चीजें निकल रही हैं। तो ये असल में बेसिकली बहुत बड़ी एक और तरह की ट्रांजिशन में हम हैं
कि हमारी जो कम्युनिकेशंस हैं कैसी होती हैं, हमारे इंटरेक्शन जो स्ट्रीट बेस्ड थे अब ज्यादातर वो स्क्रीन बेस्ड हैं। और हमें ये लगता है कि जैसे जो ट्विटर पे लोग बहुत एक्टिव हैं, वो अक्सर लोग वोट भी नहीं देते। वो स्ट्रीट पे आना, किसी प्रोटेस्ट में शामिल होना तो दूसरी बात है। और जेयूआई और तहरीक लब्बैक के लोग जो हैं, वो अभी तक वो हैं जो स्ट्रीट पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो ये किसी का स्ट्रीट पे होना, जो कि पहले उसका मतलब होता था इनके पास बहुत मोबिलाइजेशन है, वो उस तरह का इंडिकेटर नहीं रहा। और किसी का स्क्रीन पे बहुत एक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि ये लोग इलेक्शन भी जीतेंगे। तो ये बिल्कुल उस तरह की ट्रांजिशन है जिसमें फिर इस तरह की जो एम्बिग्यूटी है, और इसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फ्यूचर में जो रोल भी आने वाला है। तो इस एम्बिग्यूटी में ये होता है कि अगर सिक्योरिटी अदारे या पाकिस्तान आर्मी किसी इलेक्शन को किसी हद तक इन्फ्लुएंस करती है, तो उस एम्बिग्यूटी में उसकी स्पेस है कि वो कहें हमने नहीं किया, और हमें पता होगा किया है, लेकिन कोई प्रूव भी नहीं कर सकेगा कि किया है। देखिए अगले इलेक्शन भी जो है वो साफ जरूर होंगे, शफाफ नहीं होंगे। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है और काफ़ी हद तक ख़राब रही है, और इससे जुड़े बयानात भी काफ़ी बहस में रहे हैं, ख़ासतौर पे वो बयानात जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आए। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे तरक्की पसंद तंजीमें जिन हकूक़ के लिए काम कर रही थीं, क्या उनकी सारी मेहनत अकारत चली गई है, या कहीं पे अब इसको दोबारा बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है? जितनी खवातीन की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या तहरीक जो खवातीन की हकूक के लिए, जो इंसानी हकूक के लिए जो तंजीमें काम कर रही हैं, तो उनकी मेरा ख्याल है मेहनत जो है रायगा नहीं गई। ऑफ कोर्स लाइक अभी तक जो औरतों के खिलाफ तशद्दुद के और उनके जो खिलाफ बाइस है, उसके वाकयात बहुत ज्यादा इसलिए भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो एक प्रोडक्शन है कंटेंट की वो बहुत ज्यादा हो गई है, उसके चैनल जो हैं डिस्प्ले के या डिसेमिनेशन के वो बहुत ज्यादा हो गए। तो हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं। चीजें इतनी पहले भी हो रही थी, लेकिन आदमियों का मसला मुझे लगता है सबसे बड़ा औरत ही रह गई है। क्योंकि औरत को हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। एक उसकी लेबर जो है, फ्री लेबर घरों में, वो हम उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं। और तीसरा, हम ये भी नहीं चाह रहे कि उसे सोशल या पॉलिटिकल स्पेस दें जो हमारी कॉस्ट पे आए, हालांकि वो हमारी कॉस्ट पे नहीं आ रही। तो मैं इस पे दो चीजें कह रहा हूँ कि एक तो ये कि जो खवातीन की हकूक की तंजीमों ने और इंसानी हकूक की तंजीमों ने जो खवातीन के हकूक के लिए जो इतनी आवाजें उठाएंगे, पिछले यानी 40 साल में जो काम हुआ है वो रायगा नहीं है। वाकयात इसलिए ज्यादा भी हो रहे हैं कि जहालत भी उसी तरह है और उसकी रिपोर्टिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो खवातीन जहाँ पे हैं और उनकी जो प्रोग्रेस की आगे जो तहरीक चल रही है वो इरिवर्सिबल है। यानी हम वापस खवातीन को 50s में, 60s में, 70s में, 80s में नहीं ला सकते। तो मेरा उस पर कंक्लूजन लाइन यही है कि आदमियों का मसला है कि वो परसीव कैसे करते हैं और उससे आप अलाइन कैसे करते हैं। सो आदमियों ने अपने आप को कुछ करना है। दूसरी बात है कि ऑफ कोर्स यानी ये जो इक्का दुक्का वाकयात इधर उधर होते हैं, वो एक ऑर्गेनाइज यानी बायस जो है, यानी कलेक्टिव बायस है आदमियों का औरतों के बारे में, कि उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, उनकी मोरालिटी जो है और उनकी जो सेक्सुअलिटी है उसको कैसे काबू किया जाए। तो ये उसके सारे इंडिकेशंस हैं। तो इस पे इसका कोई मेरे पास यानी कि ना तो सही जवाब है, ना इसका कोई हल है, क्योंकि ये एक सोशल फोर्सेस हैं जो आपस में गुत्थम गुत्था है। और उसमें ऑफ कोर्स अगर स्टेट जो है व्हेन इट पुट्स इट फुट डाउन कि भाई ये बच्चों के खिलाफ और खवातीन के खिलाफ कोई जो चीज है वो बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें होना शुरू हो जाएंगी। सिंबॉलिकली दूसरी तरफ अगर वजीर आजम एक ऐसी स्टेटमेंट दे जाते हैं कि जो पूरी हुकूमत या डॉक्टर शरीफ मजारी जो भी कह रही हैं उसके वो एक स्टेटमेंट जो है वो उसको सारे काम को इधर कर देती, तो फिर लीडरशिप का भी इशू है ना, कि इमरान खान को सोच समझ के बोलना चाहिए, या जो उनकी स्पीचेस लिखते हैं उन्हीं से स्पीचेस लिखवानी चाहिए। जहां पे बीच में थोड़े से सुबह मोटो हुए, उधर से गाड़ी जो है वो नीचे उतर गई। तो ये चीजें तो फिर, और इसकी वजह ये होती है कि इमरान खान से ने ये स्टेटमेंट दे दी कि जब जो लीडर्स हैं उनका स्क्रिप्ट कोई और लिखता है और वो खुद उस चीज में बिलीव नहीं कर रहे होते, कि अगर मैं एक चीज में बिलीव कर रहा हूँ तो मैं फिर उसमें कंसिस्टेंट होऊंगा, मुझे कोई स्क्रिप्ट दे ना दे। हो सकता है मैं थोड़ा इनआर्टिकुलेटेड हूँ, मैं थोड़ी सी आए बाएं शाएं करके बात करूँ, लेकिन अगर किसी चीज में मैं बिलीव, जिस तरह खान साहब जो है वो इस चीज पे बिलीव करते हैं, जो वैसे चीज तो सही नहीं है कि भाई नवाज शरीफ लोग जो है वो सबसे ज्यादा करप्ट है, उन्होंने सबसे ज्यादा करप्शन की। तो इस पे मैंने बहुत पहले कैसे भी लिखा था न्यूज ऑन संडे में कि ये करप्शन उसका वो कहते हैं ना कि अशर अशीर भी नहीं है जो बड़ी डील्स में होती है, जो जमीनों की डील में होती है, ये जो बैरिया टाउन और ये सब जो डील्स होती हैं, या डीएचए की जमीनें कैसे आती हैं,
तो जो सियासतदान करते हैं वो तो बेचारे उसको वैसे ही, यानी वो कहते हैं ना, जिसे पुराने दौर में कहते थे कि सौदा लिया है तो थोड़ी सी पुलियां चुकनी है, तो वो रूंगा होता था। तो रूंगा करप्शन है। लेकिन बात मैं वापस आ रहा हूँ कि जिस तरह खान साहब उसको अपना एक वो पैशनेट स्पीच से कहते हैं ना कि ये सारे करप्ट है, तो इस तरह वो वुमेन की इक्वालिटी में, वुमेन की लीडरशिप में उस तरह से बिलीव नहीं करते। हाँ, अनलेस के उन्हें कोई ये प्रिडिक्शन दे रही हो कि इस वाले को तुमने फलां ओहदे पे लगाया तो तुम्हारी हुकूमत चलती रहेगी। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या नई फिल्में और ड्रामे तख्लीक हुए और लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुए? इस पे मेरे दो तीन जो पॉइंट्स हैं, एक ये है कि चूंकि स्मॉल स्क्रीन पे बहुत ज्यादा लोगों का वक्त गुजरा, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, फोन पे, ये जो समझते हैं खास तौर पे, या घरों में भी, तो इसलिए स्मॉल स्क्रीन की प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा काम हुआ। पाकिस्तान में फिल्में शायद ये, एक तो मैं 2020 और 2021 कोविड के जो 2 साल हैं उनको मैं एक ही साल समझता हूँ कि ये जो ट्विन से चाइल्ड नहीं होते, जैसे वो एक उंगली के साथ किसी की उंगली उगाती है, तो ये ऐसे ही है कि उनमें कोई हमें फर्क नहीं लगा कि साल जो है, यानी जो वो नया आ गया या डिफरेंट है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फिल्में इतनी नहीं बनी क्योंकि फिल्में जो है उनका एक सिनेमा हॉल में लगना और वो सारा होना होता था। तो अब एक फिल्म जो है वो नेटफ्लिक्स पे या किसी प्राइम पे रिलीज होती है, या एक टीवी ड्रामा होता है, तो वो एक ही तरह की बात लगती है कि वो फिल्म, यानी कि नाम की फिल्म है, हम तो उसे छोटी स्क्रीन पे ही देख रहे हैं ना। तीसरी बात उससे यह है कि जो ड्रामे हैं उनमें ऑफ कोर्स लाइक सीरियल्स जो बनती हैं या वेब सीरीज जो नया नाम शुरू हुआ है, उनकी लो कॉस्ट होती है और यील्ड हाई होती है, व्यूअरशिप में भी और बाकी चीजों में, और सेंसरशिप या जो एस्थेटिक्स हैं वो भी इतने ज्यादा नहीं होते। मैं कुछ इंडिया की जो वेब सीरीज आई हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में सूरत हाल इसलिए डिफरेंट है कि पाकिस्तान का जो ओरिजिनल कंटेंट है, जैसे अमेरिका का ट्रंप के दौर में ओरिजिनल जो कंटेंट था वो किसी भी फिक्शन से बहुत आगे था। तो वो जो, यानी जो रियलिटी शो थे वो पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में, या ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं जैसे सियालकोट में हुआ, तो वो उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। तो इसलिए तीसरा मेरा अपना एक है कि मैं टीवी बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, पढ़ लेता हूँ कि अच्छा टीवी पे क्या आया है, रिव्यू पढ़ लिया चीजों का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यही मेरे पास चंद एक प्रोडक्टिव साल रह गए हैं, तो टीवी देखने में कर दिए। तो वैसे भी टेलीविजन की इस उम्र में जरूरत कम होती है, जो नियर विजन की जरूरत ज्यादा पड़ जाती है। सोशल मीडिया ऐप्स भी बहुत ज़्यादा तफरीक का एक नया प्लेटफॉर्म है और लोग बहुत एंजॉय करते हैं, ख़ास तौर पे टिकटॉक बहुत शौक से देखा जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत बार बार टिकटॉक पे पाबंदी क्यों लगाती है? किस बात से ज़्यादा एतराज़ है और फिर बहाल भी हो जाता है तो क्यों बहाल हो जाता है? इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि टिकटॉक हो या यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, ये सारे तो प्लेटफॉर्म है। उन पे किस तरह का कंटेंट है एक चीज, और किस तरह के लोग उस कंटेंट को प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहे हैं दूसरी चीज, ये डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। अब टिकटॉक्स ने ये किया है जो पाकिस्तान में 80s 90s में जो लाहौर में जो स्टेज शो करते थे, कि उन्होंने वो छोटा एक जुमला जो देते थे जिससे लोग बार बार रिपीट करके रिकॉल करके हंसते रहते, इसने बहुत छोटे से वक्त में 30 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में एक बहुत एक दिलचस्प सी चीज दे दी। अच्छा, अब इस जो एफिशिएंसी ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमर और जनरेटिंग ह्यूमर है, ये इसकी वजह से टिकटॉक और इस तरह के यानी है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें टिकटॉक से ज्यादा ये जो एक स्निपेट्स हैं छोटे छोटे, उसका ज्यादा रोल है। अच्छा, अब उसमें यह कि पाकिस्तान में आप देखेंगे वो जो लीक्स होती हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ना एक तो टिकटॉक को फिक्र छोड़ के पी लीक्स के नाम से ना, पाक लीक्स के नाम से अपना एक प्लेटफॉर्म शुरू कर देना चाहिए, जिसमें मुस्लिम लीग जो ऑडियो लीक्स कर रही है उनको भी हेल्प हो जाएगी और बाकियों को भी हो जाएगी। और आपको पता है कि सर्वेलेंस, सोशल सर्वेलेंस भी और जो स्टेट की सर्वेलेंस भी 50 से रह के, और सिर्फ हम ही नहीं है, हर जगह ये बहुत ज्यादा रही है, और उसको एज अ ब्लैकमेलिंग वो यूज करते रहे हैं लोग। अब ये है कि वो पब्लिक स्पेस में चीजें आ गई, तो यानी चीजें पहले भी थी, सिर्फ उनका, यानी वो कहते हैं ना कि जो जो फॉर्म है और जो उनका एक यूटिलिटी तो वही है पुरानी वाली, लेकिन उनकी जैसे वो चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो मेरा सवाल डायरेक्ट इसका ये है कि ये यानी इट्स अ वाइल्ड गूस चेज कि आप टिकटॉक को बंद कर देंगे, टिकटॉक बंद हो जाएगा, कोई और प्लेटफॉर्म से वही चीजें आ जाएंगी, व्हाट्सएप पे वो चीजें कर दी जाए। इस तरह की चीजें करने के बजाय आप, अगर बंदे कहते हैं ना अपने आप को ठीक करें, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अपने आप को ठीक करने में इंसेंटिव कम है ना, क्योंकि अपने आप को ठीक ना रखने में जो एक तमाशा लगता है और जो एक एंटरटेनमेंट होती है,
वो उसका अपना एक मजा है। वो जो कहते हैं ना कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। गुज़िश्ता साल क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को बहुत सी खुशखबरियां देखने को मिली। इस शानदार कारकर्दगी में आप क्या समझते हैं कि किन क्रिकेटर्स की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रही? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि सारे चूंकि नए खिलाड़ी हैं और ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने जिसमें कोई कहते हैं ना कि उस तरह का सुपरस्टार नहीं है जिसको संभालने में बाकी टीम की पूरी एफर्ट लग जाए, तो एक तो डायनामिक्स ये थी। दूसरी बात इसमें ये थी कि उन्होंने क्रिकेट खेली है और एक यानी ऑर्गेनाइज तरीके से खेली है। और पाकिस्तान की जो मैंने पिछले 40 साल से क्रिकेट को देख रहा हूँ, तो हम जब भी हारे हैं या जब भी जीते हैं तो बॉलिंग की वजह से जीते हैं, लेकिन जब भी हारे हैं तो बैटिंग की वजह से हारे हैं। तो हमारी चूंकि बैटिंग में वो जो रिजवान और हमारे बाबर जो हैं और दो तीन और लोग, इनकी चूंकि कंसिस्टेंट बैटिंग में परफॉर्मेंस थी कि पहले 5 खिलाड़ियों में कोई 2 भी चल जाए तो आप अच्छा स्कोर करते हैं। अच्छा, लेकिन चूंकि ये बॉलिंग जो थी वो इतनी मैच्योर नहीं थी, जिस तरह वकार वसीम वो डेथ ओवर्स जो कहते थे उसमें कर लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम जो अपना सेमीफाइनल जब हारे, तो उसकी वजह यही थी कि वो आखिरी 3-4 ओवरों में हम वो उस तरह की टाइट बॉलिंग नहीं कर सके, क्योंकि जो नौजवान बच्चे थे उनको उतना ज्यादा नहीं पता कि अच्छा भी आपने अपना नर्व कैसे रखना है और आपने कहाँ पे वो बॉलिंग करनी है। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर पिछले साल 2021 में सबसे बड़ी कोई खुशखबरी थी तो वो यही थी कि हमने एक वो जिंक्स तोड़ा कि इंडिया को हराया। और जो जो एक ऑफ कोर्स उसकी वजह से बेचारे कोहली जो मेरा बड़ा फेवरेट प्लेयर है उसकी कप्तानी भी चली गई उसकी। लेकिन ये कि वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि खुशखबरी थी। और प्लस ये है कि ये टीम चले एक वो टूर्नामेंट हार गई, फिर उन्होंने बाद में बांग्लादेश में और वो जो परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंट दे रहे हैं। अब अगेन यही चीजें जब वबा जाएगी और ग्राउंड में क्रिकेट होगी और लोग भी देखेंगे, तो वो फिर क्रिकेट का भी वही मजा है जैसे सिनेमा में फिल्म देखने का मजा है, तो क्रिकेट का मजा भी ग्राउंड में, जब ग्राउंड भी भरा हो तो वो वाला है। तो होपफुली किसी हद तक वो वापस आ जाए। सो क्रिकेट के बारे में मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी श्योर ऑल्सो कि अगला साल और उससे अगला साल भी यानी ये हमारे हम यानी वर्ल्ड कप जब होगा तो हम उसके भी सेमीफाइनल में जरूर पहुंचे। गुज़िश्ता साल कुछ हद दिल अज़ीज़ शख्सियात हमारा साथ छोड़ गई, जिसमें साबिक सदर ममनून हुसैन, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आईए रहमान और उमर शरीफ शामिल हैं। आप इनके हवाले से अपनी कोई यादें, बातें नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? इनमें 2 शख्स हैं जिनसे ज़ाती और यानी था कि एक तो उमर शरीफ को बचपन से देखते आ रहे थे और उनका बज़ाज़ से बहुत महज़ूज़ भी हुए थे। तो उनका हुआ अनफॉर्चुनेटली उनके आखिरी सालों में सेहत की वजह से भी और बाकी जो स्कैंडल भी आ गए, तो वो उस तरह फिर जिस तरह ये किसी दूसरे मुल्क में जा रहे थे, जर्मनी में फँस गए और वो बहुत एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था। लेकिन दूसरी तरफ अय्यर रहमान साहब तो हम सबके यानी कि मेंटर भी थे, एक इंस्पिरेशन भी थे और उनसे बैठ के उनके साथ खाना खाया हुआ है, उनसे बातें सुनी हुई हैं। तो उनका दुख बहुत ज़ाती दुख लगा था। लेकिन इसके साथ-साथ ये था कि हमारे बहुत सारे और दोस्त जो बड़े स्टालवार्ट थे हमारे कम्युनिटी में, वो लोग भी रुखसत हुए और ये जो कोविड है उसकी वजह से मतलब मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे राना शफीक साहब जो हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्त थे, हमारे फ्यूचर फ्रेंड भी हैं। तो वो होता ये कि अगर किसी की यानी कि वबा ना होती और ऐसे लोग जाते तो और तरह का आपको एक दुख होता है। लेकिन जब वबा ने हमारे हज़ारों दोस्त भी साथ ले लिए, बैचमेट्स, फ्रेंड्स, क्लोज़ रिलेटिव्स, तो उसमें फिर ये सारा ना एक ऐसे होता है जैसे वॉर में आ जाता है कि फिर नंबर्स होते हैं कि अच्छा आज जंग में फलां जगह इतने लोग हलाक हो गए या शहीद हो गए। तो ये उस तरह करके है। लेकिन इनमें से मुशाहिदुल्लाह साहब से यानी यही था कि जब बहुत पुराने मैं जर्नलिस्ट था तो कभी उनसे यानी इस तरह लैक हुई हो। और ममनून हुसैन साहब के मेरे एक दोस्त थे जिनकी भी डेथ हो गई कोविड से, वो उनके सेक्रेटरी थे सदर के। तो एक दफा उधर उनसे बैठ के चाय पी थी सेक्रेटरी साहब के पास, यानी ममनून हुसैन साहब का हमने नमक जरूर खाया था, लेकिन उनसे जाती उस तरह नहीं थी और बड़े शरीफ और अच्छे इंसान थे। लेकिन ये कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब इतनी स्केल पे कुछ चीज हो रही हो, बुरी चीजें जो मौतें, तो उसमें फिर आपको जो जाती जिनसे ताल्लुकात होते हैं वो बड़ी ज्यादा दुख वाली चीज मौतें लगती हैं। उनका जाना, उनका जो पार्टिंग है, वो आपको ज़्यादा दुखता है, जो नेशनल लेवल के लोग होते हैं। लेकिन इसमें आयर रहमान साहब तो वो थे जो नेशनल लेवल के भी थे और हमारे ज़ाती लेवल के भी बहुत हमारे करीब थे। तो बाकी देखिए बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारे मुसलमान होने का ये फ़ायदा है कि हम बहुत सारी चीज़ें तो अल्लाह पे डाल देते हैं, कि उस ग्रीफ को भी हम उस तरह नहीं शायद प्रोसेस कर पाते, जैसे करना चाहिए। अब हमारे नाज़रीन को 2022 के हवाले से कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे?
2022 के हवाले से एक तो ये कि एस्ट्रोलॉजिकली वो कहते हैं कि बहुत अच्छा साल है तो यानी ये वबा वगैरह भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के मसले जो हैं वो तो ऐसे हैं कि वो फरिश्ते भी उनको कुछ नहीं कर सकते, यानी सितारे भी कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो हमने ही खुद कर कुछ करना होगा। और लेकिन एक दो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि जिंदगी में बहुत काम आती हैं। एक तो ये है कि मैं कहता हूँ कि कोई चीज है उस पर रिएक्ट करने के लिए आप 4 सेकंड और कुछ चीजों पे 4 मिनट का वक्फा दे दें। यानी अगर किसी ने कोई ट्वीट कर दिया है, अगर किसी ने कुछ कह दिया है, तो अपने हमें होता है कि हम, और खास तौर पे हम आपस में जब दोस्त बैठ के बात करते हैं, तो हमें फौरन होता है कि पिंग पोंग करें कि इसने ये ऐसे करके किया तो मैं भी ऐसे करके करूं। तो वो 4 सेकंड का वक्फा आपको बता देता है कि अच्छा इस पे बात करने की जरूरत है, रिस्पॉन्ड करने की है भी कि नहीं। और हमारे जो रिस्पेक्टेबल फ्रेंडशिप्स होती हैं, ट्रस्टेड बॉन्ड्स होते हैं, उनमें हम ये बहुत करते हैं। इसी तरह कोई चीज जो है, अगर हमें कोई बुरी खबर आ जाती तो हम 4 मिनट जरा उसको पहले प्रोसेस करते हैं कि हमें अभी कहने की जरूरत तो नहीं है। तो ये जो एक बहुत ज्यादा एक दंगल सा शुरू हुआ है ना, यानी एक समाजी स्पेस में, सोशल मीडिया की स्पेस पे, कि हमने किसी ने कुछ कहा है तो हमने अभी उसको कुछ कहना है और आगे अभी इसको यानी फॉरवर्ड करना है रिवार्ड। तो वो चीजें अगर हम कम कर दें तो एक तो हम जो रश है ना अपने अंदर भी और अपने बाहर भी, वो कम कर लेंगे और थोड़ा सा जिंदगी को ज्यादा एंजॉय करेंगे। और दूसरा मेरा यही है कि पाकिस्तान के जितने मसले हैं ना, वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो हमने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं, उनका हल भी हमने खुद ही निकालना है। और ये चीज जो है सियासी कुव्वतों को भी, और सियासी कुव्वतों में मैं हमेशा पाकिस्तान फौज जो है वो सबसे अहम सियासी कुव्वत है, उसको भी ये है कि उन पे ज्यादा जिम्मेदारी है। क्योंकि देखें, अगर खुदा ना खास्ता वर्स्ट केस सिनेरियो पाकिस्तान नहीं रहता, तो बाकी सारे लोग तो कहीं कोई जगह डाल देंगे। पाकिस्तान आर्मी तो पाकिस्तान में आर्मी है, किसी और मुल्क ने तो उसे आर्मी नहीं बनाई। तो इसलिए उनके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान सही चले और पाकिस्तान बेहतर। तो इसलिए पाकिस्तान फौज पे ही सबसे ज्यादा ये जिम्मेदारी आयद होती है अगले साल, कि वो दूसरों को कुछ करने दे पहले और अपने आप को आखिर पे वो रखे, यानी अपने आप को विकेट कीपर बना ले, अटैक बॉलर भी और सिली फील्डर भी और ओपनिंग बैट्समैन भी ना। अरशद भट्टी साहब, मैं अपने नाज़रीन की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मैंने आपके टाइम जाया नहीं किया, बल्कि कोई 2-4 काम की बातें बताई हूँ।